नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार चौधरी। सो जो असली खेला चल रहा था इस देश में, उसकी समाप्ति का समय धीरे-धीरे करीब आ रहा है। पहले चरण का एसआईआर बिहार में हुआ, बड़ा बवाल किया गया साहब। कई लोगों के पेट में इतनी जबरदस्त मरोड़ उठी, बहुत चीखे चिल्लाए। और इकोसिस्टम और ये लुटियन मीडिया और देश के बाहर के भी और देश के भीतर के भी, उनको तो इतनी परेशानी हुई, बेहोश होते-होते बचे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है तमाशा जो हमने बिहार में देखा। ये हमने जब जीएसटी लागू हो रहा था तो तब भी इनके पेट में मरोड़ उठ रही थी। विमुद्रीकरण हुआ था तो भी, सीएए कानून लागू हुआ तब भी, वक्फ कानून पेश हुआ और पारित हुआ तब भी, हर वो सुधार का काम 370 जब हटाया गया तो भी, जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान और जो उस समय चीफ जस्टिस थे, उनको जब राज्यसभा में लिया गया तो तब भी बहुत लोगों की आत्माएं जो हैं वो कष्ट में दिखी। बिहार में जिस तरह की वो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, वो सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई जब ये प्रक्रिया वहां समाप्त हो गई। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ करके जरा इस घटनाक्रम के सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। बाबा रामदास जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, आपके पास आता हूं। पहले बिहार पर तो बहुत हल्ला मचा लिया इन्होंने, बिहार में भी नहीं रोक पाए। और हालत ये है, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सारी प्रक्रिया हो गई, एक भी शिकायत मेरा नाम ना जोड़ने की या किसी फर्जी नाम को इंक्लूड करने की हमें प्राप्त नहीं हुई। तो फिर ये इतना बड़ा हल्ला क्यों मचाया जा रहा था साहब? थोड़ा समझाने की चेष्टा करिए। नहीं, उतनी सी बात नहीं है सर। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ लोग जिनके नाम हमने गलत काट दिए हैं या जिनको हमने गलत मृत दिखा दिया, उनको प्रस्तुत कर दो, तो जो लोग प्रस्तुत किए वो लोग फर्जी थे, जो एफिडेविट प्रस्तुत किए वो फर्जी थे, और कुल मिला के वहां से भागते हुए नजर आए और सुप्रीम कोर्ट की डांट और पड़ गई। तो ये तो है था अब इनका विरोध। अच्छा सर, बात ये कि ये चाहे जितना रोते चिल्लाते रहें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ना लोकतंत्र में, वो होता है सर पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है। और मैंने ये पाया कि पब्लिक में किसी भी व्यक्ति को एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वो बहुत खुश हैं। और हाँ, आपत्ति किनको है? जो रोहिंग्या बांग्लादेशी विदेशी नागरिक हैं, उनके नाम तो भाई अब कटेंगे। जब नागरिकता का प्रश्न आएगा तो नाम तो कटेंगे और कटने चाहिए। उनके अलावा अच्छा, वो भी जानते तो हैं कि हम गलत फर्जी तरीके से इनके घुसे हुए। अच्छा सर, उनका इतना इंटरेस्ट वोट देने में नहीं है जितना इन पार्टियों का उनका वोट लेने में है। तो सर ये ज्यादा इंटरेस्टेड है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे, बनिस्बत इसके कि वोटर इंटरेस्टेड हो कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में डल जाए। तो सर वोटर मस्त है, पूरे हिंदुस्तान का वोटर बहुत खुश है। हम ये चीज बिहार में देख चुके हैं। मैंने बिहार में सैकड़ों लोगों से पूछा, क्या भैया वोटर लिस्ट में नाम आ गया? बोला जी हाँ आ गया। आपके गांव में किसी का नाम कटा, गलत कटा? बोला नहीं जी, किसी का नाम नहीं कटा। वोट चोरी होती है? बोले जी हमने तो आज तक देखी नहीं, बल्कि ये जो खुद वो आज तक वोट चोरी करते रहे, यही वोट चोरी चिल्ला रहे। तो सर बात यह कि मुद्दा जमीन पे नहीं है,
मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज में है, इनके दफ्तरों में है, इनके नेताओं में है, और इनको नेताओं को सर कुछ बोलना है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये जब एसआईआर के मुद्दे का विरोध करके ना, ये अपने मुस्लिम वोट बैंक को एक तो डराते हैं, और उनको खुश करने की, उनके तुष्टिकरण की नीति है कि देखो देखो तुम्हारा नाम, अगर हम ये सब नहीं चिल्लाएंगे, इतना हम इतना विरोध नहीं करेंगे, तो तुम्हारा नाम ये सब वोटर लिस्ट से कटवा देंगे। हम चिल्लाए, हमने शोर मचाया, हमने जब धरना प्रदर्शन और इतना विरोध किया, इसलिए तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड है। ये अपने वोट बैंक को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं। बाकी सर, जमीन पे पीपल आर वेरी हैप्पी, उनके अंदर कोई असंतोष नहीं है, कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस सरकार में हम सुरक्षित हैं, फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं, हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार की एक एक योजना का लाभ मिल रहा है, और दे आर ऑल वेरी हैप्पी। तो सर ठीक है, इस सरकार का भय दिखा के वोट लेती आई हैं ये पार्टियां मुसलमानों को, और आगे भी लेती रहेंगी। तो सर ये है, इसके अलावा इनके किसी विरोध में कोई दम नहीं है। और एक चीज और बता दूं आपको, ये फॉर्मेलिटी के लिए विरोध भी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। आप एक बात बताइए, अभी चुनाव चल रहा है बिहार में, एक आज तक दिखे नहीं राहुल गांधी। वोट चोरी का मुद्दा कहां गया, एसआईआर का विरोध कहां गया बिहार में, कोई नाम नहीं ले रहा। अक्टूबर को जा रहे हैं 29 अक्टूबर को जाएंगे सर, जब आज जाएंगे तब देखी जाएगी, अभी तक तो दिखाई नहीं दिए। जी सर प्लीज। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भट्ट साहब कहा कि अयोग्य सूची में रहे ना और कोई योग्य छूटे ना, बस इतनी सी कवायद है एसआईआर की। अयोग्य मतलब जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, अयोग्य जिसके 2 जगह नाम है, अयोग्य जो अपनी एक जगह छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में या राज्य में ही गांव छोड़ करके शहर में किसी रोजगार की तलाश में चला गया। तो इसमें क्या गलत है? ये ममता बनर्जी क्यों चिल्ला रही हैं कि नहीं होने दूंगी, गलत नहीं होने है, दूंगी? बहुत गलत है साहब। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोजी रोटी पे खतरा हो गया, आप कह रहे हैं गलत क्या है? आप जरा इसको संदर्भ में देखिए। 1989 से लेकर के 2014 25 साल क्षेत्रीय पार्टियों का स्वर्णिम युग था। कभी एनडीए, कभी यूपीए, सौदेबाजी, ममता बनर्जी, लालू यादव ने खूब मलाई काटी। और जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी से, सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वो एक संस्थागत दायरे के अंदर रह के काम करेगी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के दायरे में काम करेगी, जहां पे पारदर्शिता होगी और जवाबदेही होगी। क्षेत्रीय पार्टियां सब ये जो है, ये प्राइवेट कंपनी है एक एक परिवार की, इनमें कोई पारदर्शिता और जवाबदेही है नहीं। और उस समय बैलेट का युग था, बड़े आराम से काम सबका चल रहा था। जाति के नाम पर घृणा फैलाओ और एक जाति को गाली दो और दूसरी और अपनी जाति की वोट इकट्ठा कर लो और थोड़े मुसलमान ले आओ और मामला हो गया। इस बीच में 2009 से ईवीएम आ गया, तो जो है वोट चोरी का, तो वोट में बेईमानी करना मुश्किल होने लगा। उसके बाद जिस तरीके से जैसे-जैसे डिजिटल इकोनॉमी का डिजिटाइजेशन होने लगा, जैसे-जैसे गवर्नमेंट के पास डाटा आने लगा, इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा आ गया, कोविड का डाटा आ गया, पीडीएस का डाटा आ गया, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, उसका डाटा आ गया, पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है किसानों को, उसका डाटा आ गया, प्लस जो चुनाव आयोग का डाटा है। तो अब सरकार के पास डाटा को वेरीफाई करने के साथ इतने बड़े साधन अब आ गए हैं टेक्नोलॉजिकली, कि ज्यादा उसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत मैन पावर की भी जरूरत नहीं। उसके ऊपर आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब एआई भी आ गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो हमेशा बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव जीतती रही, तो इसको जो है पहली बार इसको ये एहसास हुआ 2014 में
कि भाई ईवीएम से तो हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने 1989 से 2014 के बीच में 25 साल में जो क्षेत्रीय पार्टियों का स्वर्णिम युग था, उसको धीमे धीमे खत्म किया। और मोदी जी की स्टाइल आप देखिए, वो अपना सारा काम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में करते हैं। वो कोई भी काम जो है हथौड़ा मार के नहीं करते। और ये सरकार बहुत धैर्य के साथ कार्य करती है और सारे कानून, सारे नियम कायदों को पूरा करने के बाद काम करती है। अब जब ये जो एसआईआर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 12-13 सुनवाई के बाद ये साबित हो गया, चुनाव आयोग ने साफ-साफ कहा कि आर्टिकल 324, 326 में हमको ये अधिकार प्राप्त है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ये हमें किसी संसद के अधिनियम से अधिकार नहीं प्राप्त है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने एक भी कमी नहीं निकाली, उसे कोई कमी नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप आधार कार्ड को भी पहचान के रूप में स्वीकार कर लीजिए। लेकिन ये भी कह दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और 1950 के आरपी एक्ट में ये प्रोविजन है कि भारत में केवल भारत का नागरिक ही मतदाता हो सकता है, केवल उसी का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। तो कहा गया साहब ये तो एनआरसी बैकडोर से लागू हो रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसका प्रोविजन सीए में भी था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो लेकिन अगर एनआरसी भी लागू हो रहा है तो वो संविधान सम्मत है ना। तो अब ये हो गया है कि अब जो एंटी मोदी नैरेटिव वॉरफेयर के जो गुरिल्ला हैं, जैसे योगेंद्र यादव हैं, अब इनके स अब जो है ये अब ये देश देखेगा कि हालाँकि आपने हर संभव आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है। लेकिन जो मेरा 35 साल का अनुभव है, चुनाव आयोग के स्तर पे कभी चुनाव में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, खासकर ईवीएम आने के बाद। और जो भी गड़बड़ी होती है, वो पोलिंग बूथ लेवल पर होती है और उसमें मिलीभगत एसडीएम की हो सकती हो, दरोगा की हो सकती हो, या जो पोलिंग स्टाफ जो वहाँ ड्यूटी पे उसकी हो सकती हो। लेकिन ईवीएम के चलते फर्जी वोट डालना संभव ही नहीं है। अब तो बिल्कुल संभव नहीं है। और अब तो जो चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था कर दी है कि 100% पोलिंग बूथ की बिहार में वेबकास्टिंग होगी। तो अब तो गड़बड़ी की व्यवस्था अब वो भी स्कोप नहीं रह गया। तो जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करना शुरू किया है, उससे हर जगह परेशानी हो रही है। नोटबंदी हुई, जीएसटी आया, उसके बाद जो है आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, उसके बाद जो 1986 में राजीव गांधी के समय में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बना था, और उसके रूल्स बने हैं 2016-17 में मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, 30 साल बाद बने हैं। और ये पीएम ने लोकसभा में कहा था कि बताइए, अगर राजीव गांधी के जमाने में इसके रूल्स बन गए होते, यानी कानून बन गया लोकसभा से, कानून लागू नहीं हुआ क्योंकि उसके रूल्स फ्रेम नहीं हुए थे। तो ये ब्लैक मनी का जिस तरीके से जो अंकुश लगा है, अब कोई ये सवाल कर सकता है कि साहब ब्लैक मनी अभी भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 100% तो कभी दूर हो ही नहीं सकता, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हो पाया तो यहाँ कैसे हो जाएगा। चाइना में तो कम्युनिज्म है, और वहां पे एक पार्टी का शासन है, तानाशाही है। वहां पे हजारों लोग हर साल जेल जाते हैं, और यहाँ तक कि 10-10 साल की जेल होती है, फांसी होती है। रशिया में जो है 60-70 साल वहां कम्युनिज्म रहा। वहां का ब्लैक मनी जो है अरब बिलियंस ऑफ डॉलर जमा है यूरोप और अमेरिका के बैंकों में। तो ब्लैक मनी तो अनअकाउंटेड मनी, जिसने टैक्स को इवेट किया है, केवल वही ब्लैक मनी है। तो वो तो पूरी दुनिया में कहीं आज तक ऐसा कोई देश है ही नहीं जहां पर टैक्स अथॉरिटी से पैसा इवेट करके लोगों ने ना रखा हुआ हो। लेकिन अगर भारत में अगर ये ब्लैक मनी के ऊपर इतना बड़ा प्रहार ना होता, तो आज महंगाई 2% के नीचे नहीं होती। ब्लैक मनी जितना ज्यादा इकोनॉमी में होगा, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। तो वही अब चुनाव में हो रहा है। तो जब चारों ओर से सरकार जो है संविधान लागू करके ये इन अराजक लोगों, जिन्होंने 1989 से 14 के बीच में मौज मारी है, क्षेत्रीय पार्टियों ने, तो इनका बेचैन होना, पागल होना स्वाभाविक है कि अब इनको जो है, ना तो इनके पास था पैसा बचेगा कि ये लूट ले, ना ना अब ये ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वोटर को पैसा दे सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। तो एसआईआर के आने के बाद से जो फर्जी वोट है, जैसे बिहार में एक आंकड़ा आया है कि वहां पे मुसलमानों के वोट बड़ी संख्या में कटे हैं,
तो इसीलिए जेडीयू और आरजेडी ने मुसलमानों को टिकट की संख्या कम कर दी है। ये भी हुआ है। और एक चुनाव का आंकड़ा ये आया है कि मुसलमानों के जो वोटरों में जो शेयर था वो करीब 16.9% था, लेकिन जो उनका टोटल वोट कास्ट हुआ था पिछले चुनाव में वो 19% से अधिक था। इसका मतलब जो उनकी आबादी है उससे ज्यादा उनका वोट पड़ रहा है। तो ये सारी एनामॉलीज को और ये जो एसआईआर हो रहा है, ये एक तरीके से ब्लैक मनी के ऊपर नोटबंदी वाला प्रहार है, इसलिए बेचैनी हो रही है। तो अब ये अब इससे संदेश ये जाएगा, क्योंकि आप चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगा ही चुके हैं, लगातार 10 साल से लगा रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ने खरीद लिया है, लोकतंत्र खत्म कर दिया है, सबका जितने गैर जिम्मेदार उल जलूल अनाप शनाप आरोप चुनाव आयोग पे लगाए जा सकते थे वो राहुल गांधी लगा चुके हैं, और या वो लगा चुके हैं योगेंद्र यादव। तो अब कम से कम अब ये मैसेज जाएगा कि भाई बीजेपी अब फ्रंट फुट पे खेल रही है। और यहाँ पे जो दिल्ली में जो सो कॉल्ड पत्रकार और यूट्यूबर हैं, जिनको मैं कहता हूं एंटी मोदी वॉरफेयर गुरिल्ला, एंटी मोदी नैरेटिव वॉरफेयर गुरिल्ला, और जिसको कहा जाता है कि ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है। सरकार के हर कदम के ऊपर वैधता का सवाल उठाओ, सरकार के हर हर फैसले की लेजिटिमेसी को चुनौती दो, चुनाव आयोग को फर्जी बताओ, संविधान खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, संसद के ऊपर भी उल जलूल अनावश्यक गैर जिम्मेदार आरोप लगा दो। तो यही है फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कि जनता के मन में सरकार के प्रति जो भी विश्वास है उसे खत्म करो, सरकार की साख को खत्म करो, और जो टॉप लीडर है उसकी इमेज को खराब करो। यही काम जॉर्ज सोरोस कर रहा है पिछले 8 साल से, और खास करके 19 के बाद से, लेकिन वो नहीं कर पाया। और अभी भी यही काम हो रहा है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट इसीलिए आई थी। अभी परसों नरसों वॉशिंगटन पोस्ट में फर्जी रिपोर्ट छप गई कि साहब भारत सरकार जो है अडानी को लोन देने जा रही है। अरे भाई एलआईसी किस कंपनी के शेयर खरीदेगी, किसके नहीं खरीदेगी, ये एलआईसी तय करती है। एलआईसी के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट तारीख में है वो लगभग 57 लाख करोड़ रुपए है, और अडानी के पास जो विदेशी बैंकों का लोन है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए है, और मात्र 35-36 हजार करोड़ रुपए के शेयर में नहीं, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है हाँ। वीरेन जी, हाँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये वॉशिंगटन पोस्ट या कोई दूसरे विदेशी अखबार, हु आर यू, आप कौन होते हैं? हाँ। हमारी सरकार मान लिया अडानी को औद्योगिक विस्तार के लिए या नई कंपनियों की स्थापना के लिए मदद कर भी रही है, करवा भी रही है, तो वो आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, क्या है वो? और आप क्या एंटिटी हैं? आप कौन होते हैं ये सवाल खड़े करने वाले? सर भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करना ही तो काम है एलआईसी का। टाटा ग्रुप में एलआईसी का कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, रिलायंस के शेयर में 1.5 लाख करोड़ रुपया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 500 कंपनीज में एलआईसी का कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए लगा हुआ है। यही काम है एलआईसी का, इसी से वो पैसा अर्न करती है, और इसी से वो जो है जो उसके क्लाइंट्स हैं जिन्होंने उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। और एलआईसी हर साल कम से कम 8,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को, भारत सरकार को लाभांश देती है, डिविडेंड देती है। लेकिन उनको तो अडानी को टारगेट करना है, अडानी के जरिए उनको इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप की ग्रोथ को सबोटेज करना है। अडानी के शिपिंग में आने से परेशानी अमेरिका को है, चाइना को है, ब्रिटेन को है, राहुल गांधी को क्यों है भाई? आज अगर अडानी जो है देश और विदेश में सी पोर्ट अगर बना रहे हैं, और अगर वो एक्वायर कर रहे हैं, और जो आईमैक जो इंडिया ने साइन किया है पैक्ट यूरोप से, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, अडानी ने एक पोर्ट खरीदा है हाइफा पोर्ट इजराइल में, एक पोर्ट एक्वायर किया है अडानी ने वहां ग्रीस में, और भी कई पोर्ट्स को लेके बात चल रही है। लेकिन अडानी ने डीप सी पोर्ट बनाया है विंझनम पोर्ट केरला में, उसके लिए सीपीएम और कांग्रेस में होड़ लगी है कि उसका श्रेय कौन लेता है।
और ये लोगों को बता दूं मैं, नवी विंझियम नवी नवी मुंबई अकेला में पोर्ट है। नवी मुंबई में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो भी अडानी ग्रुप ने बनाया है। हाँ आंखें हाँ, चुंधिया जाती हैं उसको देख करके। और उसमें विदेशी पैसा लगा है। अडानी का आज की तारीख में शायद ही कोई बैंक होगा जिसका जिसका लोन, ऐसा लोन भारत का कोई बैंक नहीं है जिससे अडानी ने लोन ले रखा हो। अडानी के ऊपर इस समय फॉरेन बैंक से जो उसने जो अब तक डिवेंचर बॉन्ड के जरिए जो पैसा रेज किया है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया है, और उसमें एक भी पैसा जो है देशी बैंकों का नहीं है। तो अडानी और वोट चोरी, संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, ये इनका जो फोर्थ जनरेशन जो नैरेटिव वॉरफेयर का हिस्सा है। अडानी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एसआईआर हो, केवल झूठ बोलना है, संविधान के प्रति, सरकार के प्रति लोगों के मन में अविश्वास जगाना है। और उनका सपना है कि जो नेपाल में हो गया, जो श्रीलंका में हो गया, जो बांग्लादेश में हो गया, वो भारत में क्यों नहीं हो रहा है। उनका चलिए दर्द ये है। वापस लौटते हैं उसी चर्चा पर। बाबा जी, मैं देख रहा था विपक्ष ने छाती पीटना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर कर रहा है और वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ की जा रही है। उनका कहना यह है कि जो वोटर मुख्य रूप से मुसलमान सत्ताधारी दल के लिए अनुपयोगी हो सकते हैं उनका नाम काटा जा रहा है। और इसमें आगे इन्होंने ये भी कहा है कि ये चुनावी धोखाधड़ी है। और आगे इन्होंने क्या कहा है, एम के स्टालिन का बयान मैं आपको बताता हूं क्योंकि तमिलनाडु में भी हो रहा है। उन्होंने एसआईआर को वोट चोरी कार्यक्रम बता दिया और इसके अलावा ये कहा है कि एआईएडीएमके को मदद पहुंचाने के लिए तमिलनाडु में एसआईआर किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए किया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता है कुणाल घोष। उन्होंने कहा कि बंगाल में ना तो बीजेपी का कोई संगठन है, ना स्वीकार्यता है, इसलिए ये चुनाव आयोग की मदद से वोटर लिस्ट में धांधली की कोशिशें कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन भी नहीं है और कैडर भी नहीं है और मतदाता भी नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहां मुख्य विपक्षी दल है। 77 एमएलए हैं। शुवेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं। ममता बनर्जी को हरा करके विधानसभा पहुंचे थे नंदीग्राम से। 77 एमएलए चुने गए थे, शायद अभी 74 एमएलए बचे हैं और वहां बीजेपी का ना संगठन है और ना उनका कोई कैडर है। ये कौन से तर्क दिए जा रहे हैं साहब कि एसआईआर मत कराओ? सर मैंने कहा ना, उनके किसी तर्क को अगर जनता सुनती है तब तो भाजपा के लिए चिंता की बात है, परंतु यदि जनता ही नहीं सुन रही है, जनता रिजेक्ट कर दे रही है और जनता आपके झूठे आरोपों पर विश्वास नहीं करती है, तो ये झूठे आरोप लगाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं बताऊं कि विपक्ष को अच्छी तरह मालूम है कि ये बिहार का चुनाव बहुत बुरी तरह हारने जा रहे हैं और ये वोट चोरी और एसआईआर को इन्होंने एडवांस में एक बहाना गढ़ लिया है कि जब हम बिहार का चुनाव हारेंगे तो आखिर फेस सेविंग के लिए ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे। तो इनके बाद अभी से पहले से रेडीमेड बहाना तैयार है, ये भैया वो तो हम तो जीत जाते, पर ये तो मोदी ने वोट चोरी कर लिया और एसआईआर से इतने लाख नाम काट के हमारा सारा वोट चुरा लिया। वो जो 65 लाख नाम कटे हैं वो सारे आरजेडी के वोटर थे और वो बता देंगे कि इतने लाख हैं और इतनी विधानसभाओं में है और इतने विधानसभाओं में अगर ये वोट हमें मिल जाते तो देखो हम इतनी नहीं इतनी सीटें जीत जाते, हम तो चुनाव जीते हुए थे। और इन्होंने तो हरियाणा के लिए बोला बाबा जी, वहां 18 लाख
ऐसे लोगों के नाम भी हटाए गए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो भी राजद के मतलब वोटर थे। नहीं, वो बोलते कि नहीं, वो 18 लाख जिंदा लोगों के नाम हटाए गए हैं, मरे हुओं के नाम पहले। उनका जो आरोप है ना, वो ये है कि जो मरे हुओं के नाम थे वो पहले ही हट चुके थे। ये जो 18 लाख लोगों को ये कह के हटाया गया कि ये मर चुके हैं, असल में ये जिंदा है और ये सारे आरजेडी के वोटर हैं, इसलिए इनका नाम हटाया गया। और वो टोटल संख्या 65 लाख है। अच्छा, एक तो इनका ये तर्क है। ये हरियाणा में मैंने अभी कल एक कांग्रेस के पैनलिस्ट की बात सुनी, बोले हरियाणा के चुनाव तो हम जीते थे, मोदी ने वोट चुरा के चुनाव जीत लिया हरियाणा का। अच्छा सर, आ जाइए जरा पंजाब में। मैं आपको पंजाब की एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं सर। पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है कि कौन सा वर्ग किसका वोटर है। यहां पे बीजेपी ने कमर कस ली है कि जितने आप्रवासी मजदूर हैं यूपी बिहार के और अन्य प्रदेशों से आए हुए जो भी वर्कफोर्स पंजाब में काम करती है, उनका अभियान चला के सबको वोटर लिस्ट में दर्ज कराया जाए। अब कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को और अकाली दल सबको ये पता है कि ये जो भी अप्रवासी मजदूर का जो वोट बनेगा पंजाब में, वो भाजपा का वोटर होगा। ये एकदम सर अंडरस्टूड है। तो अब बताइए, जब इनको ये पता है कि भैया कम से कम, और ये संख्या सिर्फ आप्रवासी मजदूरों की संख्या इस एसआईआर के बाद मैं आपको बता रहा हूं, ये कम से कम 5 से 10 लाख होने जा रही है। आप्रवासी मजदूर जो कि पंजाब की वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखाएंगे। सर अब इनको पता है कि साहब ये तो बीजेपी का 10 लाख वोट बढ़ने जा रहा है, क्यों नहीं चिल्लाएंगे सर ये? अच्छा, रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशियों के नाम कट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी वालों ने मिलकर अभियान चला के पिछले 20 सालों में बांग्लादेशियों को सर भर भर के जमीनें दी हैं। उनको खुली छूट दे दी गई थी। जम्मू के किनारे किनारे चारों तरफ एक सर्कल में 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी बसाई गई है, और जो भी सरकारी जमीन और जो भी गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड थी, उसको बोला कहीं भी फॉरेस्ट लैंड देखो, कब्जा कर लो, बना लो घर। और सर ये सिलसिला पूरे 20 साल से चल रहा है। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनको लगा था कि टेररिज्म की वजह से जो लोग कश्मीर से विस्थापित हुए, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू तो थे ही थे, मुसलमान भी थे। तो वो लोग कश्मीर से विस्थापित होकर लोग जम्मू में आके और इस तरीके से घर बना रहे हैं। सर 20 साल से सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब ये मनोज सिन्हा जी वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए और जब उन्होंने इसका अभियान चलाया और जब उसकी तह में गए वो, तो उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो 90% रोहिंग्या बांग्लादेशी है। अच्छा, उनको वहां बिजली के कनेक्शन है, फिर मुफ्त की बिजली जलाते हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा करके मस्जिदें, मदरसे, मजारें और घर बना रखे हैं लोगों ने, और वोटर लिस्ट में नाम है सबके। सर वहां से अब एसआईआर जब होगी और जब वहां लाखों लोगों के नाम कटेंगे, तो फारूक अब्दुल्ला और वो सईद की बेटी है, क्या नाम है उसका, महबूबा मुफ्ती, क्यों नहीं चिल्लाएगी सर? तो सर बात यह है कि अच्छा, जहां तक बात है इनके चिल्लाने की, पब्लिक तो नहीं मानती ना सर। इवन मुसलमान भी ये जानता है कि जिसका नाम कट रहा है वो सही कट रहा है। अच्छा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, बिहार में सबसे बड़ी क्या हुआ, कहते जब जो आपत्तियां दर्ज हुई थी, जब हमने उनका निस्तारण कर दिया, तो एक नॉट इवन ए सिंगल अपील वाज फाइल्ड। पर ये जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम कटेंगे, आप देख लीजिएगा, एक भी अपील फाइल नहीं होगी, क्योंकि वो भी जानते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टियां भी जानती हैं। वो स्टालिन भी जानते हैं, ममता बनर्जी भी जानती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं सर, सबसे ज्यादा नाम आप देख लीजिएगा, या तो बंगाल से कटेंगे,
या जम्मू कश्मीर से कटेंगे, स्पेशली जम्मू रीजन से। जी मेरी निगाह वैसे केरल पर और तमिलनाडु पर और उत्तर प्रदेश पर भी रहेगी, लेकिन जी भट्ट साहब, ममता बनर्जी कान दबा के बैठ जाएंगी या कुछ विरोध देखने को मिलेगा? देखिए, याद रखना चाहिए 15 अगस्त 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से घोषणा की है डेमोग्राफिक मिशन की। और अभी इसका डिटेल प्रस्ताव क्या है, इसमें क्या-क्या होना है, अभी ये सामने नहीं आया है। तो जो भी डाटा चुनाव आयोग को मिल रहा है, एसआईआर से अब तक जो मिला है बिहार से, और जो ज़ाहिर है कि वो डाटा वेस्ट तो हो नहीं गया है। वो वो डाटा सरकार के पास प्रिजर्व्ड है, और बाकी 12 राज्यों में हो रहा है, तो ये डाटा वहां से भी आएगा। और अभी जो है सेंसस भी होनी है अगले साल। तो ये सारी चीजों को अगर आप टोटलिटी में देखिए, डेमोग्राफिक मिशन, एसआईआर और सेंसस प्लस कास्ट सेंसस, चौथी बात वो भी जोड़ लीजिए। तो ये जो चारों चीजें हो रही हैं, तो इसके चलते जो जो इस देश में जो निहित स्वार्थ वाले और जो बड़े बड़े जमींदार बैठे हुए थे नेता के नाम पर, उन सबकी दुकानें बंद होने वाली है। इनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। पंजाब में तो हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा है कि भैया ये अब मैंने तमाम वीडियो देखे हैं जहां बिहारी लेबर के ऊपर हमला किया जा रहा है, इनको हटाओ। वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी सबको ईसाई बना रही हैं, अकालियों को उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो 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 यूपी बिहार का लेबर है, उसको ये लोग जो है आतंकित कर रहे हैं। तो ये भी उनको मालूम है कि बिना यूपी बिहार के लेबर के पंजाब की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। वो चाहे एग्रीकल्चर इकॉनमी हो, चाहे उनकी इंडस्ट्रियल इकॉनमी हो। लुधियाना है, जलंधर है, यहाँ सारा लेबर तो यहीं का है, यूपी और बिहार का। तो लेकिन ये जो भट्ट चीजें साहब, आ रही हैं, वो समय आने वाला है जब सभी राज्य खुद मुख्तियार हो जाएंगे और लोगों को फिर ना पंजाब की तरफ देखने की जरूरत पड़ेगी, ना यस, महाराष्ट्र की तरफ देखनी पड़ेगी तक जरूरत पड़ेगी, ना दूसरे राज्यों की तरफ। उन्हीं राज्यों में उनको रोजगार मिलने शुरू हो जाएंगे। 10 साल के अंदर बिहार जो है लेबर सप्लायर स्टेट नहीं रहेगा, ये आप जान लीजिए। और तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल टाउन है त्रिपुर, वहां पे सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं क्योंकि यूपी बिहार का लेबर वहां नहीं जा रहा। और यूपी से लगभग जो है कई लाख लेबर जो है वापस नहीं गया तमिलनाडु कोविड के बाद। इससे वहां संकट पैदा हो रहा है। और आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जो है वो तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात है। तो ये चारों स्टेट्स को यूपी बिहार उड़ीसा के लेबर चाहिए। तो ये सब जो हो रहा है, मैंने आपको बताया ना कि जो डेमोग्राफिक मिशन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, और सेंसस है, जनगणना है, और कास्ट सेंसस है। आप इनको चारों को मिलाकर अगर टोटलिटी में देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि वोटर मैनिपुलेशन के नाम पर ये क्षेत्रीय पार्टियां और सो कॉल्ड जिहादी सेकुलर पार्टियां जो जो देश में इतने ये जो आग उगल रहे थे, इनके अस्तित्व पे गंभीर संकट आने वाला है। खास करके बिहार और बंगाल में ये, और जैसा बाबा जी ने बताया जम्मू में रोहिंग्याओं के ऊपर वहां कार्रवाई शुरू हो गई है, उनके पानी बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं। तो जी ये समस्या अब आएगी वही। तो और ये बड़ा स्थापित तथ्य है कि आप चाहे म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर हो, अगर आप निहित स्वार्थों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो आप बहुत जल्दी जो जो आपको बदनाम किया जाएगा और आप बहुत अलोकप्रिय हो जाएंगे। पीएम मोदी का 11.5 साल का कार्यकाल देखिए, उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मैं अलोकप्रिय होऊंगा कि नहीं। अगर वो राष्ट्र हित में है, तो मोदी जी ने उसके ऊपर कार्रवाई करने में देर नहीं लगाई है। नोटबंदी जैसा फैसला केवल मोदी ही कर सकते हैं, और मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसा नेता और अब तक आया है देश में जो ये फैसला कर पाया हो। तो ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ी जो है, जो लोकतंत्र के नाम पर जो पॉलिटिकल माफिया परस रहा, जो देश में फल फूल रहा था, वो साफ होगा। और अब की बार आप देखिएगा बिहार में वोटिंग परसेंटेज कम होगा। हम लोग देखते आए हैं त्रिपुरा में और बंगाल में
कभी पोल परसेंटेज 80% से कम नहीं, हमेशा ज्यादा होता है। अप्रैल की बात और है, आपकी बात देख लीजिएगा, 60% 65% पहुंचने में भी जो है, ये अगर पोल हो गया बंगाल में तो उसको भी कीर्तिमान कहा जाएगा। जी बाबा जी, जब ये पूरा एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी अभी तो दूसरा चरण शुरू हो रहा है, इसके बाद हो सकता है तीसरा और चौथा भी आए 2029 से पहले। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, किस तरह का वातावरण आप विजुअलाइज कर रहे हैं? सर देखिए, पब्लिक की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं, और ये जब चुनाव दर चुनाव हारते जाएंगे तो आप देख लीजिएगा बिहार के बाद एक बार ये वोट चोरी का ये एक राग फिर अलापना शुरू करेंगे। परंतु ये बहुत जल्दी, अच्छा इसका एक नुकसान भी होगा इनको, जब ये वोट चोरी का राग अलापेंगे तो पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि भैया तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम ये कहते हो कि वोट तो हमारा था, बीजेपी ने चुरा ही लिया। जब बीजेपी को वोट चुरा ही लेना है तो फिर तुम इसका मतलब एकदम निकम्मे हो, तुमको वोट देने का कोई फायदा नहीं है, वोट तो जाना बीजेपी के पास ही। तो बात यह कि इस प्रलाप को भारत का एक भी नागरिक, नॉट इवन इनके वोटर, इनके खुद के वोटर भी विश्वास नहीं करते इनके ऊपर। वो ये जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। आज आप किसी वोटर से पूछ लीजिए, इनका कार्यकर्ता तो बोलेगा इनका राग अलाप, जो असली वोटर ईमानदारी से है वो नहीं बोलता। वो तो बल्कि उल्टे सरकार की तारीफ करेगा, इलेक्शन कमीशन की तारीफ करेगा। तो सर ये कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, बहुत शांतिपूर्वक एसआईआर पूरे देश में संपन्न होगी, बहुत शांतिपूर्वक पूरे देश में चुनाव होंगे और ये सारे चुनाव हारेंगे। आप देख लीजिएगा, तमिलनाडु से, केरला से और बंगाल से, इन तीनों स्टेट्स से भी बड़े चमत्कारिक अप्रत्याशित रिजल्ट्स आएंगे। अब वो समय आ गया है जब ये तीनों स्टेट्स, और बीजेपी में तो अगर सरकार बन जाए तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा ममता बनर्जी को हटा के, क्योंकि अब बहुत हो गया ममता बनर्जी का, और पब्लिक भी उनसे पेट भर चुका है। और अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ और पब्लिक को वोट डालने का अगर वाकई मौका मिला बंगाल में, तो इस बार बंगाल में भी सरकार पलटेगी। और बिहार में तो सर मैं बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है बिहार। धन्यवाद बाबा रामदास जी, वीरेन जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर करें वीडियो को। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए। और बाबा रामदास जी के 2 चैनल हैं, लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी, उसको सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।